हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान। ये पाठ का टाइटल हमें क्या बताना चाह रहा है कि आज भारत देश में कितना कचरा हम फैलाते हैं अपने निजी जीवन में और उसका निपटान हम किस प्रकार से करेंगे। ये सब बातें हम इस पाठ के द्वारा सीखेंगे। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं प्राय प्लास्टिक की थैलियों अथवा टीनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्राय हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को खरीदना चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें हमें बताया जा रहा है कि अनेक दैनिक क्रियाकलापों में हम अधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। हम प्राय सार्वजनिक स्थलों पर बसों अथवा रेलगाड़ियों में भी मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है तब पेज फाड़कर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। अर्थात ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हम सफ़र करते हैं बस से, रेलगाड़ी से, तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम जो भी अपने साथ खाने का सामान लेके जाते हैं उसका सारा का सारा कचरा वहीं पर छोड़ देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा। अगर हमारे घर के आसपास कूड़ा ही रहेगा तो क्या होगा, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैल जाएंगी और हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, ना हम स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने आसपास कूड़ा न फेंकें, कूड़ेदान में ही डालें, उपयुक्त कूड़ेदान का प्रयोग करते रहें। आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है। जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ चला जाता है एवं फिर इसका क्या होता है। क्या यह संभव है कि यह सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई हानि न हो। क्या हम इस दिशा में किस प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। पहली से बूझो के विद्यालयों के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक प्रयोजन प्रारंभ किया। इस प्रयोजन से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातें की चर्चा हम इस अध्याय में सीखेंगे। हम भी सीखेंगे कि हमें किस तरह स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। कचरे का निपटान। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकमात्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहां गहरे गड्ढे घृत होते हैं ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं।
जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, वहाँ कचरे के इस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है उसी रूप में उपयोग न किया जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं इस चित्र में कि सारे कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्राय इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना दिया जाता है। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव से निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोजिट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोजिट क्या है? आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा सीखें। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, जो भी हमारे कूड़ा सफाई कर्मचारी भाई होते हैं वो सारा हमारा आसपास का कूड़ा ले जाकर एक गड्ढे में भर देते हैं। फिर वहाँ पे मिट्टी से उस गड्ढे को ढक दिया जाता है। वहाँ पे हम कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते अगले 20 साल तक। पहली यह जाने की उत्सुक है कि यह कचरा उपयोगी कैसे हो सकता है, फिर इसे फेंका ही क्यों गया? क्या इस कूड़े कचरे में कुछ ऐसा भी है जो वास्तव में कचरा है ही नहीं? ये भी तो जान सकते हैं। क्या है आगे देखते हैं। अपने घर के कचरों को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए। फिर इसे 2 समूहों में इस प्रकार पृथक कीजिए कि उनमें इस प्रकार की वस्तुएं हों। समूह रसोई घर का कचरा जैसे फल एवं सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ उपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां एवं कागज, एक की थैली भी इसी समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या कह रहे हैं, जो हमारे हर रोज का घर का कूड़ा होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 विभागों में बांट सकते हैं। एक विभाग में हम क्या डालें, जो हमारा सारा गीला कचरा है। दूसरे में क्या डालें, जो हमारा सारा सूखा कचरा है। समूह नंबर 2, कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, टूटा कांच, एल्यूमिनियम के रैपर्स, कीले, पुराने जूते एवं टूटे खिलौने, ये हम दूसरे विभाग में बांट सकते हैं। समूह ये क्या कहना चाह रहा है, अब प्रत्येक समूह के कचरों को 2 पृथक ढेरियों में बांटिए तथा इन्हें A, B, C एवं D से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह की एक ढेरी को देखिए और क्या कीजिए, प्लास्टिक की 2 थैलियों में भरकर इनके मुंह कसकर बांध दीजिए। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियां और दूसरी ढेरियों को पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए, जैसा कि ये चित्र 16.2 में कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा है, पहले एक गड्ढा खोदा है, उसके अंदर एक गीला जो कचरा जिसमें इकट्ठा करा था वो थैली डाल दी। दूसरे में क्या करा, दूसरी थैली जिसमें सूखा कचरा इकट्ठा करा था वो इन दोनों गड्ढों में भर दी। आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। अगर आपके आसपास खुला मैदान नहीं है तो इसको करके देखने के लिए कि क्या प्रक्रिया होती है, आप क्या ले सकते हैं, मिट्टी के 2 गमले। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। 4 दिन बाद क्या करिएगा, हटाकर देखिएगा मिट्टी कि क्या होता है कचरे के अंदर। कचरे का काला हो जाना तथा उससे कोई दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विगलन हो गया है।
इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। जिस कचरे के अंदर से कोई दुर्गंध नहीं आ रही है उसको क्या कर दीजिए, फिर से कर दीजिए। वो हमारी पृथ्वी को, हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए हमें उन्हीं वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में हमें शुद्धता, स्वच्छता की जागरूकता दे। पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इस प्रकार 2-2 दिन के अंतर पर इनका अवलोकन करके अपने प्रश्नों को सुझाए अनुसार नोट कीजिए। क्या कचरा पूर्णतः विकलित है एवं उससे दुर्गंध नहीं आती, मतलब कि पूरा वो मिट्टी में मिल जाएगा, उससे कोई दुर्गंध आएगी या नहीं? आंशिक रूप से विकलित है या अभी आधा वो खराब होना शुरू हुआ है, काला पड़ना शुरू हुआ है, या लगभग पूर्णतः विकलित है परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है। फिर देखिए कि उनमें से दुर्गंध तो नहीं आ रही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या देखिए कि उनमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ भी है या नहीं हुआ, किस ढेरी के कचरे का विकलन हुआ और किसका नहीं। अपने प्रश्नों के आधार पर सराहनीय 16.1 के कलमों में अपने विकल्पों 1, 2, 3 या 4 को आप मार्क कर सकते हैं कि आपने क्या क्या उनके अंदर चेंजेस देखे, किस तरह के चेंजेस आपने उसके अंदर देखे। यदि आपने कुछ और प्रश्न भी किए हों तो उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखना न भूलें। आप इन चारों को तो देख सकते हैं कि सूखे कचरे ने क्या 4 दिन के बाद कैसी उसमें से दुर्गंध आ रही थी, वो कितना काला पड़ा, और गीला कचरा कितना काला पड़ा, और कितने उसमें से दुर्गंध आ रही थी या नहीं आ रही थी। उसके बाद आपने क्या देखा कि कई ऐसा कचरा था जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे गड्ढे में दबा दो, चाहे मिट्टी में दबा दो, चाहे प्लास्टिक में बंद कर दो, पर उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम देखते हैं, हम सीखते हैं कि हमें किस प्रकार वस्तु अपने निजी जीवन में प्रयोग करनी चाहिए। जो कचरा विकलित नहीं हो पाया उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं। जो कचरा हम यूज़ करते हैं जैसे प्लास्टिक इत्यादि, उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो आप क्या करिए, उनको एक जगह इकट्ठा करके उन्हें जला दीजिए। वो ना तो इतना पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा, ना ही अन्य कचरे को हानि पहुंचाएगा, क्योंकि कई बार कचरे में से भी हमारे पशु, जीव जंतु कुछ खाने का सामान ढूंढते हैं, तो उन्हें भी इस प्लास्टिक का शिकार होना पड़ता है खाने की वस्तु में, जिससे कि उनके अंदर भी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे पशु भी हमारे पे ही निर्भर हैं कि हम किस तरह से वातावरण का ध्यान रखते हैं। यदि कचरा पूर्णतः विकलित हो गया हो और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे इस मुद्रा में मिला दें जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा। जो कचरा हमारा पूर्णतः काला हो गया, मिट्टी में मिल जाएगा, आप उनको एक खाद की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। आपने इस क्रियाकलाप में यह प्रशिक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विकलित होती हैं जिनसे खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों में विकलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। क्या कहते हैं बच्चों? कंपोस्टिंग। कि जो हमारी पौधों को क्या देती है? खाद देती है।
कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं दो प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। प्राय एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, मतलब कि जिन्हें हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। और ध्यान दें कि दूसरा कौन सा होता है, जैसे प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच, ये हमें किस में डालना चाहिए? दूसरे वाले कूड़ेदान में। क्या आपने ये ध्यान दिया कि यह वही पदार्थ है जो कूड़े के ढेर में विकलित नहीं हुए थे? हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पदार्थ अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने ये नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्ण विकलित हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप 1 में किए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे 2 समूहों में पृथक करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है बच्चों? 1 में हमने कौन सा डाला जो कि यूज नहीं हो सकता दोबारा से। जैसे क्या यूज नहीं हो सकता? हमारे लिए, पौधों के लिए, खाद बनाने के लिए प्लास्टिक का कोई यूज नहीं है। वो हमारे पर्यावरण को क्या पहुंचाएगा? हानि। तो हमें उसे क्या कर देना चाहिए? जला देना चाहिए। और हमें कौन से कूड़ेदान में डालना चाहिए? उसे नीले वाले, कि वो कचरा वो अपने आप अलग हो जाए और हमारे किसी पशु को भी हानि ना पहुंचाए। और हमें हरे वाले में कौन सा डालना चाहिए? जिस कचरे से हमें खाद भी मिलती हो, वो हमारे पौधों के लिए भी उपयुक्त है और हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ रखेगी। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर को देखा है? कभी देखा है? देखा ही होगा आते जाते कहीं। बहुधा इन्हें जला देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं? इन सारी सूखी पत्तियों को जला देते हैं। जैसे कि आप चित्र नंबर 16.3 में देख रहे हैं। प्राय किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पदार्थों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्ट को जलाते रहते हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस तथा धुआं उत्पन्न होता है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोग कंपोजिट में परिवर्तित किया जा सकता है। हमें जो रोड पे सूखी पत्तियां हैं उन्हें जलाना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है? उससे गैस प्रोड्यूस होती है जो कि हमें सांस लेने में दिक्कत करती है और हमारे पर्यावरण को भी हानि पहुंचाती है। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहली एवं बूझों द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण एवं विचार इस प्रकार है। बूझों ने अपनी नोटबुक में लिखा, पत्तियों को न जलाएं, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। पहली ने अपनी नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? कि हमें पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। इससे क्या होता है? हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। एक और उदाहरण देते हैं हम आपको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा था? 2014 में क्या शुरू करा था? स्वच्छ भारत अभियान। क्या शुरू करा था? स्वच्छ भारत अभियान। किस लिए शुरू करा था? कि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें और स्वच्छता की ओर आग्रह हो। प्रत्येक मनुष्य का ये अधिकार है कि वो अपने आसपास कहीं भी कचरा ना फैलाए, पब्लिक प्लेसेस पर बिल्कुल भी ना फैलाए।
वास्तव में चोरी नहीं है ये, उसका अभिप्राय गैर कानूनी अथवा अपराध से था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए। चोरी नहीं करते किसान उन्हें जलाकर, उनका सरकार से क्या है कि वो इसका कानून बनाए कि वो क्या करें, अगर कोई कर रहा है तो उसे रोके और उनकी जानकारी निजी सरकारी विभाग को दी जाए। अब हम आगे पढ़ते हैं 16.2 वार्मी कंपोस्टिंग। ये क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पौधों के मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। इससे क्या होगा, हम अपने भी मित्र बनेंगे, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हम भी स्वच्छ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। किसान के मित्र कौन होते हैं, केचुए। आइए ये पता लगाएं कि केचुए की एक प्रजाति लाल केचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयुक्त होता है। लाल केचुए की सहायता से कंपोजिट बनाने की इस विधि को वार्मी कंपोजिटिंग अथवा क्रीम कंपोजिटिंग कहते हैं। वार्मी कंपोजिटिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। किसान भाइयों के मित्र कौन होते हैं, लाल केचुए। क्रियाकलाप 2 से हम 2 में हमें क्या कह रहे हैं, मैदान में आइए एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा खोदे अथवा कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो न तो बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडा, ना वहाँ ज़्यादा धूप आती हो ना ज़्यादा वहाँ सर्दी हो। ऐसे स्थान पर एक लकड़ी का बक्सा रखना है। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है, जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती हो। आइए अब गड्ढे अथवा बॉक्स में लाल केचुए के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। वहाँ क्या बनाएंगे, एक घर। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए। क्या बिछाना है, जाली। आप विकल्प के रूप में तली में रेत की 1 अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा दीजिए। सबसे पहले क्या लेना है, एक लकड़ी का बक्सा, उसके अंदर क्या बिछा देनी है, रेत की एक परत। अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के उपशिष्ट बिछा दीजिए। क्या बिछाना है, सब्जियों और फलों के छिलके को बिछाना है। आप हरी पत्तियां, पौधे की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा अथवा समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा दीजिए। और फिर क्या करना है, आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काटकर भी पट्टियाँ बना सकते हैं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर, समाचार पत्र नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं उसकी जगह, गत्ते की गत्ता, नोटबुक का गत्ता। परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज आपको नहीं यूज़ करने। आपको प्लास्टिक क्या करना है, नहीं यूज़ करना। और क्या ले सकते हैं, एवं कर्टन का प्रयोग न करें। कोई भी कपड़े का भी प्रयोग न करें। रेत अथवा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। कुछ जल छिड़कर इस परत को नम बनाइए। क्या बनाना है, उसके अंदर नमी पैदा करनी है। वो किससे होगी, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा देकर। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक न हो कि वह बहने लगे। इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना, आपको सिर्फ उसको गीला गीला करना है। उपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए। आपको उसको मिक्स नहीं करना, वो अपने आप धीरे धीरे मिक्स होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहेगी। उसके अंदर नमी अपने आप भी बरकरार रहेगी। अब आपका गड्ढा लाल केचुओं के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केचुए खरीदे कर
इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। जैसा कि आप चित्र नंबर 16.4 में देख रहे हैं। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। आपके लाल केंचुए को भोजन चाहिए। क्या चाहिए उनको? भोजन। आप इन्हें फल तथा सब्जियों के उपशिष्ट, काफ़ी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां तथा खेत एवं बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। क्या डाल सकते हैं इसके अंदर? चाय पत्ती और कॉफ़ी की पत्तियां। उसके बाद जैसा कि हम देखेंगे चित्र पॉइंट 16.5 में, इस गड्ढे में इस भोजन से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित उपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुओं को न दीजिए। उसके अंदर कोई भी नमक, अचार, तेल, इस प्रकार का कोई भी वस्तु आपको नहीं डालनी है, नहीं तो लाल केंचुओं की एकत्र नहीं कर पाएंगे, फिर हमें खेती में मुश्किल होगी। अब आगे देखते हैं। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहें तथा उसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहें। कुछ दिन बाद क्या करना है आपको? उनको हिलाते रहना है, देखते रहना है कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसा कि आप 16.5 के अंदर देख रहे हैं। कौन सी पिक्चर में देख रहे हैं? 16.5। किस में देख रहे हैं? 16.5 पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे कचरे में चेंजेस हो रहे हैं। एक दिन बाद देखा, क्या दिखा? उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो हमने पत्तियां डाली थी वो क्या होनी शुरू हो गई? काली होनी शुरू हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? गड्ढे में इस बचे भाग में अधिकांश कृमि है। क्या है? कृमि। आप इनका उपयोग और अधिक कंपोजिट बनाने में कर सकते हैं अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को भी बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप खाद बांट भी सकते हैं, जो कि किसको बांटेंगे आप? कृषि को, जो क्या करता होगा? खेती। उससे क्या होगा? उसकी मदद हो जाएगी और आपको कचरे को एक सही दिशा में उपयोग करने का तरीका पता चल जाएगा। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते, उनके दांत नहीं होते। इनमें एक विशेष संचरण होता है जिसे कीचड़ कहते हैं, जो भोजन को पसीने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीप का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गीचड़ में पहुंच जाता है। हम इसमें क्या मिला सकते हैं? अंडे के छिलके और समुद्री शंख और सीप, ये भी उनका एक भोजन होता है, जो कि हमें मदद करेगा उनको अच्छी तरह क्या करेगा? मदद करेगा उनको पालने में। किस तरह वो पलते हैं, किस तरह बड़े होते हैं। जितना हम उनको हेल्दी खाना देंगे वो इतनी अच्छी हमारी खेती में मदद करेंगे। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है क्या? लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। हमने इस बक्से को किस लिए कहा था कि ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडे वातावरण में क्यों नहीं रखना? क्योंकि लाल केंचुए वहाँ पे ज़्यादा देर जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुओं की भली भांति देखभाल करते हैं तो एक मास में उनकी संख्या 2 गुनी हो जाएगी। अगर आप उनकी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं तो कितने दिन में आपके केंचुए बड़े हो जाएंगे? 1 मास में। 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर अपने गड्ढे का
सावधानी पूर्वक परीक्षण करते रहें। उनको ये नहीं है कि आपने एक दिन दे दिया भोजन फिर 2-3 दिन देखा ही नहीं, उनको हर रोज देखना, हर रोज भोजन देना, तब वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। क्या आपने गड्ढे में मिट्टी जैसा पोली पदार्थ दिखाई देता है? अब आपका वार्मिंग पोस्ट तैयार है। आप देखेंगे जैसा कि आप चित्र 16.6 में देख रहे हैं कि क्या हुआ 3-4 सप्ताह के बाद जो आपका सारा कचरा था वो क्या हो गया, घुल मिल गया, एकदम आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, एक काली मिट्टी की तरह दिखाई देगी और उसमें छोटे छोटे केचुए चल रहे होंगे। अगर आपने उसको डेली अच्छे से खाद दी है, पानी दिया है, बराबर उसका ध्यान रखा है। इस गड्ढे को एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए। फिर क्या करना है, इसे थोड़ी देर धूप में सुखाना है। आप वार्मिंग पोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है। क्या है? तैयार है। इस उत्तम वार्मिंग पोस्ट खाद को आप अपने गमलों, बगीचों एवं खेतों में डाल सकते हैं। क्या यह अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं वे बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं। इससे आपके बहुत से धन की बचत भी होगी जो आप महंगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। हम क्या करते हैं, बाहर से बनी बनाई खाद लेते हैं। किस लिए लेते हैं? कि हमारी खेती अच्छी हो। क्या हो? अच्छी खेती हो। हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए हम क्या करते हैं, बाहर से मदद लेते हैं। अगर हम खुद मेहनत करें तो हमारा अधिकांश समय भी बच जाएगा और हमारा कचरा भी इतना नहीं फैलेगा और क्या होगा, हमारे धन की भी बचत हो जाएगी। सोचिए जरा कितना सारा हम धन इस पे व्यर्थ ही वेस्ट करते हैं। सोचिए और फिर फेंकिए। कोई भी आपको कचरा फेंकना है उससे पहले उसे सोचिए कि वो उपयुक्त है या नहीं, कुछ काम आ सकता है या नहीं। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है, इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रा के रूप में लेकर कर सकते हैं। आप अपने घर का कचरा एक मात्र करने के लिए 5-10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी भर जाती है, आप अपने घर के सदस्यों की संख्या ऊपर एक गाड़ी क्या करेंगे, आपको क्या लेना है, एक बाल्टी, उसके अंदर क्या करना है, सारा का सारा कचरा डाल देना है। उसके बाद आपको पता है आपके परिवार में कितनी संख्या है, कितना कचरा इकट्ठा होगा, ये सब तो आप ही जानते हैं। कितना कचरा एक दिन में इकट्ठा हो जाता है हमारे पास और उसमें से कितना कचरा उपयुक्त है, कितना कचरा उपयुक्त नहीं है। यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा लें तो क्या अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा। हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कूड़ों के बहुत बड़े बड़े पहाड़ बना देते हैं, बजाय कि उसको उपयोग में लाया जाए। उपयोग में कैसे ला सकते हैं, खाद बनाकर। क्या यह सोच नहीं सकते हम? जैसा कि आप चित्र नंबर 16.7 में देख रहे हो, ऐसा ही देखने को मिलता है। थोड़ी दूर पे जहाँ कहीं खुली जगह मिली वहाँ क्या कर दिया, खुद कचरे का पहाड़ बना दिया। आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहाँ के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहाँ कचरा कम निकलता है। नानू 6ठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ तो क्या करती है, उसकी माँ को बहुत कष्ट
होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता। बच्चों को क्या होता है, अपने खेल से मतलब होता है। उनको ये नहीं मतलब होता कि मम्मा पापा कितनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसका प्लेन बना के एंजॉय कर रहे हैं। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी, पेंसिल का छीलने से बधाई कार्ड का फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह का निमंत्रण पत्रों से एक क्या बना रखी थी, डायरी। हम अपनी सारी ओल्ड चीज़ों से भी क्या कर सकते हैं, न्यू चीज़ें बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उपयोग में लाई जा सकती हैं। हम अपना कचरा सोच समझकर बाहर डालना चाहिए। बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे लिए। कई बार कुछ वस्तुओं का हम बहुत सारी उनसे डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हैं और वो बहुत अच्छी लगती है। आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, आपका टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, जो कि हम टाइम स्पेंड करते हैं गेम्स खेलने में। एक दिन प्रातः नन्नू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी क्या कर रही थी, एक टोकरी बना रही थी। टोकरी के लिए उन्होंने क्या ले रखा था, टोकरी के लिए बताइए क्या ले रखा था। टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही हैं, यह लेप क्या है? यह कागज की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज से तैयार करा। नानी ने वो टोकरी किससे तैयार करी थी, मिट्टी और कागज से। तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। क्या मिलाया? और धान। नानी ने उत्तर दिया, परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हैं, आप क्यों लगा रही हैं इसे? नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? तुम भी बनाना सीखना चाहोगे? कैसे बनेगी? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं सीखना, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं था। वास्तव में उसने शाम की फाइलों से भी कागज फाड़ने शुरू कर दिए। उसने क्या करा, जो उसके भाई ने कागज की फाइलों से क्या बना रखी थी, एक डायरी, वो वहाँ से भी पेज फाड़ने लग गया और उसका क्या बनाने लग गया, एरोप्लेन। कागज फाड़ने शुरू कर दिए और फाड़ कर क्या बना रहा था वो? वह तो केवल कागज फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। उसे क्या था, सिर्फ अपना एंजॉय करना था। क्या बना के? प्लेन। क्या बनाना था? प्लेन, मतलब जहाज। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागजों को एकत्र कर लिया था और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी कोई बात नहीं सुनता तक नहीं था। कुछ दिन बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हैट खरीदे। उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली न देकर कागज की थैली दी। नानू ने बहुत सी चीज़ें जैसे टॉफ़ियाँ और बिस्किट भी खरीदे। उसे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात न मानने का
क्या हुआ? दुख, क्योंकि उससे संभाला नहीं जा रहा था सब सामान। तो उसने क्या करा? फिर आगे देखते हैं। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात न मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं के साथ लेकर घर पहुंचा। कैसे न कैसे करके, जैसे तैसे करके वो उनको ले तो आया, जो कि आप चित्र नंबर 16.8 में देख रहे हैं। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। खूब एंजॉय करा पार्टी को। बच्चे तो यही चाहते हैं ना, खेले कूदे मस्त रहें। सभी बच्चे यही चाहेंगे ना कि वो अपना बर्थडे अच्छे से मनाए, खेले कूदे। अब आगे देखते हैं क्या होगा इस कहानी में, कैसे आगे उसकी पार्टी का उसने क्या करा आगे। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हैट पहने। उसको क्या खरीद के लाया था? सब अपने फ्रेंड्स के लिए कैप, हैट जो कि कागज की बनी हुई थी, वो सब उन्होंने पहने और एंजॉय करा। शाम ने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। और क्या बनाए? मुखौटे। शाम ने क्या बनाया? मुखौटे। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। एक फोटो फ्रेम बनाया और एक कार्ड बनाया। यह सब उसने नानू द्वारा फेंक के गए कागजों की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके लिए क्या था? नया एक्सपीरियंस था कि कैसे कागज से हम फोटो फ्रेम, सुंदर सुंदर कार्ड, हैट्स बना सकते हैं। उसके सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर ले गए। सारे मुखौटे क्या ले गए? वो अपने घर साथ में। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपने भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। वो अपना क्या देखना चाहता था? गिफ्ट। सभी बच्चों को एक्साइटमेंट होती है ना कि हमें क्या क्या गिफ्ट मिले, ऐसे ही नानू को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया। वो कहाँ गया? घर वापस आ गया। उसका शहर शाम के गांव से कितना अलग है। वह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसीलिए वहाँ कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। कोई कचरा उठाने वाला होता ही नहीं था, क्योंकि लोग कचरा फैलाते ही नहीं थे। तो आगे क्या हुआ इस कहानी में? परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक भौं चढ़ाने छोड़ दिया था। उसने क्या करा था? जैसे हम किसी कचरे के पास से जाते हैं, स्मेल आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं? अपनी नाक को चढ़ा लेते हैं। अब उसने ऐसा करना छोड़ दिया था। अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। कई बच्चे कचरा उठा रहे होते हैं, आसपास आपने देखा होगा, वो वहाँ से कुछ ना कुछ एकत्र कर रहे होते हैं। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे होते हैं। वो हमारी क्या कर रहे होते हैं? हेल्प कर रहे होते हैं कि उसमें से प्लास्टिक को क्या करते हैं? अलग। हम तो सब एक ही पॉलीथीन में डालकर फेंक देते हैं, बट वो क्या करते हैं? फिर बाद में उसमें से प्लास्टिक, कंच की बोतल सब क्या करते हैं? अलग। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए वे एकत्र किए गए इस कचरे का क्या करते हैं, वह इन्हें कहाँ ले जाते हैं। वो क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं इकट्ठा करने के बाद। क्या वह अथवा उसकी मित्र विद्यालय जाती है? क्या उसको कहीं से शिक्षा मिलती है ऐसा करने के लिए? नहीं। यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए कि वो सारा का सारा कचरा क्यों इकट्ठा करते हैं। हम तो स्कूल जाते हैं, बच्चों पढ़ते हैं, हमें शिक्षा मिलती है
कि हमें कचरा क्या करना चाहिए, इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए और देख के फेंकना चाहिए कचरा, क्या यूज़ में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं हम उन बच्चों का भी मन करता है पढ़ने का। क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच तथा धातु की वस्तुएं, प्लास्टिक की थैलियाँ, पुरानी नोटबुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस सब कबाड़ का क्या करता है। क्या शाम की भांति आप भी व्यर्थ कागजों से नए कागज बनाना चाहेंगे? जो हम फेंक देते हैं उससे क्या हो सकता है, नए कागज भी हम बना सकते हैं। आइए इसे बनाना सीखें। कागज का 16.4 कागज का पुनर्चक्रण। क्या कर सकते हैं हम? जो पुराने कागज हम फेंक देते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, नए कागज बना सकते हैं। कैसा बनाएंगे ये सब अभी सीखेंगे इसके अंदर। कैसे हम बनाते हैं आइए पढ़ते हैं इसके अंदर। रुचि आ रही है आप सब बच्चों को इसके अंदर सुन के? आ रही होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग मत कीजिए। उसके अंदर कोई भी प्लास्टिक का उपयोग मत करना। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए। इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए। कागज के टुकड़ों को जल में 1 दिन के लिए डूबा रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे धीरे ठोकिए। जल के बाहर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल क्या करेगी, वो समाचार पत्र सोख लेंगे। इसीलिए क्या करा उन्होंने, अधिक से अधिक जल सोख लिया। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रख कर धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे वह मुड़ न सके। हमारे जो पेपर हैं वो मुड़े नहीं, इसलिए हमें क्या रखना है, उसके चारों तरफ कोई भारी वस्तु। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इनमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। आप कोई भी कलर का भी कागज बना सकते हैं, उसमें जो आपको पसंद हो वो कलर मिला लीजिएगा उसे सुखाने से पहले। अब आप क्या करेंगे, इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां तथा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। आप इसके अंदर सूखे जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, वो भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्न वाला पुनर्चक्रण का आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव पेज आपको मिलेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा, आपको बनाने में भी मज़ा आएगा। जैसा हमने कागज का पुनर्चक्रण किया, क्या वैसे ही हम हर वस्तु का पुनर्चक्रण कर सकते हैं? आपके माइंड में भी आया होगा, जैसे हम पेज का रीयूज़ कर सकते हैं वैसे ही हम बाकी चीज़ों का भी रीयूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे 16.5 में प्लास्टिक, वरदान या अभिशाप। प्लास्टिक हमारे लिए यूज़फुल है या डिसयूज़फुल है? ये हमारे लिए गुड फॉर एनवायरनमेंट है
या बैड फॉर एनवायरनमेंट है, वरदान है या अभिशाप है, हम इसमें पढ़ेंगे। कुछ प्रकार के प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियाँ एवं कुछ प्लास्टिक विकलित नहीं होते। कुछ प्लास्टिक क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते, ना ही वो रीयूज़ होते। तो हमें उन प्लास्टिक को नहीं यूज़ करना चाहिए जो दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन तथा थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। क्योंकि प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं बच्चों, उनका कोई भी यूज़ नहीं हो सकता दोबारा, वो सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा सकती है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जिस भी शॉप पे जाते हैं वो हमें क्या देता है, प्लास्टिक की थैली, जिसमें हम अपना सामान अच्छे से लेके आ जाते हैं। बल्कि हमें क्या लेके जाना चाहिए, एक कपड़े का थैला घर से लेके जाना चाहिए। कोई भी शॉपिंग के लिए जाएं, कुछ भी खरीदने जाएं, सब्जी खरीदने जाएं, राशन खरीदने जाएं, तो हमें क्या लेके जाना चाहिए, अपने साथ एक थैला। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना बहुत ही कठिन लगने लगा है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं कि जहाँ पे हमें कठिन लगे, जिन्हें हम उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत की ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी होती जा रही है। धीरे धीरे हम सब क्या करते जा रहे हैं, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा अपने निजी जीवन में प्रयोग करने लगे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? पता है आपको, ये इन सब में भी बहुत यूज़ होता है प्लास्टिक। हमारी गाड़ी में, हमारे स्कूटर में क्या यूज़ होता है, प्लास्टिक। किस चीज़ का यूज़ होता है, प्लास्टिक। बहुत ही अधिक मात्रा में यूज़ होने लगा है अब प्लास्टिक, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू यूज़ है, इजी टू डिस्ट्रॉय है। हम अपनी मर्जी के अनुसार इसको कोई भी आकार दे सकते हैं, कभी मर्जी इसका रीयूज़ कर सकते हैं। कोई और शेप बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, और ये हमारे धन को भी बचाता है, बहुत सस्ते में हमें मिल जाता है अन्य पदार्थों, अन्य मेटल के आधार पर हमें ये बहुत कम रेट में उपलब्ध होता है मार्केट में। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता, ये अपने आप में कुछ नहीं करेगा। जब हम इसे इधर उधर फेंक देते हैं तब यह हमारे लिए समस्या उत्पन्न करता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिक उपयोग करते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और हम क्या करते हैं, इधर उधर डाल देते, तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान के अनजान होकर उसकी अपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हम इसके दुष्प्रभाव से परिचित हैं, हमें पता है कि हमें नहीं फेंकना चाहिए, फिर भी हम फेंक देते हैं कि सामने वाला फेंक रहा है तो हम क्यों नहीं फेंक सकते हैं। ऐसा ही करते हैं हम सब अपने निजी जीवन में। वो नहीं ध्यान रख रहा तो हमें भी अपनी प्रकृति का ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है। फिर क्या होता है, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या आया है, आगे क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे, हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पा रहे हैं सही से। हम प्राय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रह के लिए करते हैं। प्राय
ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती, फिर भी हम इसका यूज़ करते हैं। अपना सारा का सारा खाना किसके अंदर रखते हैं? प्लास्टिक की पॉलीथीन के अंदर पैक करके रखते हैं, जबकि हमें पता है इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इन थैलियों में पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्राय दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका होता है। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की पुनर्चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रह के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी से कहना चाहिए कि हमें कम से कम मात्रा में यूज़ करनी चाहिए, इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने निजी जीवन में सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। जब भी हम उसके अंदर कुछ भी गर्म करते हैं या प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसके अंदर से गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो हम अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं इसके अंदर। प्लास्टिक गर्म और अथवा जलाने में हानिकारक गैस मुक्त करते हैं। यह गैस बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानवों में कैंसर की सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकता है। सरकार हमें ये निर्देश दे चुकी है कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए, अपने आसपास के भी वातावरण को स्वच्छ रहना चाहिए, नहीं तो दिन प्रतिदिन जैसे कचरा फैल रहा है वैसे ही मानव शरीर में बीमारियां भी फैलती जा रही हैं। हम देख रहे हैं आज हर मनुष्य को कोई ना कोई एक बीमारी घेरे हुए है। वो किस लिए घेरे हुए हैं? गलत खान पान, गलत रहन सहन की वजह से। पहले क्या होता था, सब अपने आसपास स्वच्छ रहते थे, स्वच्छता का ध्यान रखते थे, अपने ऊपर ध्यान रखते थे, खाने पीने में ध्यान रखते थे, तो वो इतने निरोगों से युक्त नहीं होते थे, उन्हें इतनी बीमारियां ग्रस्त नहीं करी होती थी। पहले का यह सुझाव है कि विषैले पदार्थों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्रों का पुनर्चक्रण पृथक रूप से किया जाना चाहिए तथा इस पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में नहीं होना चाहिए। हमें प्लास्टिक को अगर यूज़ करना है तो उसकी प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग्स नहीं बनाने चाहिए। हमें उसकी बजाय उसका कहीं अच्छी यूज़फुल आइटम बनानी चाहिए। हमें सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कि हम कैसे अपने प्लास्टिक को रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें और क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घर के कचरों को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। क्या करते हैं, सब लोग घर के बाहर फेंक देते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि सामने वाला कितना परेशान होगा ये सब देखकर, कि आप इसका यूज़ भी तो कर सकते हैं, बाहर फेंकने की बजाय। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, क्या है इसके अंदर, आगे क्या बताना चाह रहे हैं हमें। इससे हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आसपास को वातावरण को बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा तभी तो हम स्वच्छ रहेंगे या नहीं। आपने क्या देखा होगा कि प्राय लोग अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्लों के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्राय प्लास्टिक की थैलियों को भी निगल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों
तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती हैं। इससे पशुओं को तो नुकसान होता ही है, हमें भी नुकसान होता है। सारे का सारा कचरा नालों में भर जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब भी बारिश आती है तो हमें ही उस गंदे पानी का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। जब थैलियाँ उसमें जमा हो जाएंगी तो हर रोज़ कैसे सफाई हो पाए। उनकी स्वच्छ नागरिक अभियान में वो करते तो हैं साफ, पर हमें भी तो सफाई का ध्यान रखना चाहिए या नहीं। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो पहाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जरा सी बारिश आई, हमें लगता है कि कितनी ज़्यादा बारिश आ रही है, क्यों? पानी भर जाता है सड़कों पे, हमें कहीं भी आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचाता है, हमेशा हानि ही पहुंचाता है। किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो प्लास्टिक के अति उपयोग के निमित्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें, जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। जहाँ बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल लगे वहीं आपको इनका यूज़ करना चाहिए। दुकानदारों से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर के कपड़ों अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। तीसरा क्या कह रहा है, हम खाद्य पदार्थों के संग्रह के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें, बिल्कुल भी न करें हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग। और चौथे नंबर पे क्या कहता है, हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। पाँचवें नंबर पे कह रहे हैं हम प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी न जलाएं। छठे नंबर पे कह रहे हैं हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में न भरें और बाहर न फेंकें। सातवें नंबर पे कह रहे हैं हम वर्मी पोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। आठवें नंबर पे कह रहे हैं हम कागज़ पुनः चक्रित करें। नौवें नंबर पे कह रहे हैं हम कागज़ के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छोटे कागज़ को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। 10वें नंबर पे क्या कह रहे हैं हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। प्लास्टिक के ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए तथा चर्चा कीजिए। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतना ही अधिक कठिनाई होगी। प्रमुख शब्द क्या क्या आए हैं बच्चों इसके अंदर? अपशिष्ट क्या आए हैं? अपशिष्ट। दूसरे नंबर पे क्या है? कचरा। तीसरे नंबर पे आया है भराव क्षेत्र। चौथे नंबर पे कंपोजिट। पांचवें नंबर पे वार्मी कंपोस्टिंग। छठे नंबर पे आया है पुनर्चक्रण। आप प्लास्टिक को ना कहें, हमें क्या कहना है? प्लास्टिक को नो हम आगे से नहीं यूज़ करेंगे तो बहुत ध्यान से यूज़ करेंगे। सारांश में क्या कहते हैं आइए पढ़ते हैं। भराव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। कलांतर के इस क्षेत्र में पार्क बना दिए जाते हैं। दूसरे में क्या कह रहे हैं? रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं
जंतु अपशिष्टों को खाद्य में परिवर्तित करना कंपोजिटिंग कहलाता है। तीसरे में क्या कह रहे हैं, रसोई घर के कचरों को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा से कंपोजिट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोजिटिंग कहलाता है। चौथा, कागज का पुनर्चक्रण संभव है तथा पुनर्चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। पांचवा, कंपोजिटिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। छठा, हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय खोजने चाहिए। अभ्यास, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ये सब प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोजिट में परिवर्तित नहीं करते? लाल केंचुए किसको नहीं परिवर्तित करते? जैसे कांच, प्लास्टिक, ये सब को वो परिवर्तित नहीं करते। बाकी सूखी हरी पत्तियां, चाय पत्ती, सीप, इन सब को क्या करते हैं, वो परिवर्तित कर देते हैं। यही पढ़ा है हमने इस चैप्टर में। बिल्कुल। क्या ख भाग में देखते हैं, क्या आपने अपने कंपोजिट गड्ढे में लाल केंचुओं के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ, तो उनका नाम जताने का प्रयास कीजिए, उनका चित्र भी बनाइए। अगर आप ऐसा करके देखते हैं कि लाल केंचुओं की जगह उनके अंदर कोई और एनिमल, पशु आपको दिखाई देता है जब आप कंपोजिटिंग कर रहे हैं, तो आप उसका चित्र अवश्य बनाएं और उसका नाम भी लिखें। आगे दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चर्चा कीजिए। क भाग, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है, आपका कोई नहीं है? बिल्कुल, हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हम अपने कचरे का सही उपयोग करें। 2 थैलियों का प्रयोग करें, एक में सूखा कचरा डालें, एक में गीला कचरा डालें। दूसरा भाग, क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? बिल्कुल है। कोशिश करना किसी भी समस्या का निवारण बिल्कुल है। हम अपने कचरों से संबंधित समस्या को कम कर सकते हैं। तीसरा क भाग, घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? फेंक देते हैं। फेंकने की बजाय हमें क्या करना चाहिए? किसी गरीब बच्चे को या ज़रूरतमंद को हमें उसे खाने के लिए दे देना चाहिए। डस्टबिन में हमें अपना खाना, घर का भोजन नहीं डालना चाहिए। ख भाग में क्या कह रहा है? यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? हमें किसे चुनना चाहिए? केले के पत्ते का। क्यों? क्योंकि केले के पत्ते खाने के बाद केले के पत्ते की प्लेट समझ के हम उस पर खाना खाएंगे, हमें अच्छा भी लगेगा और उसका हम दोबारा से उपयोग भी कर सकते हैं। केले के पत्ते को हम अगर डंप कर देंगे, खड्डे में बंद कर देंगे, तो उसकी खाद बन जाएगी। प्लास्टिक क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा। तो हमें पार्टी में क्या करना चाहिए? क्या कह रहा है? क भाग, विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्र कीजिए। पता कीजिए कि इनमें से किसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। हमें अलग अलग तरह के कागज के टुकड़े क्या करने, इकट्ठे करने, और फिर ये देखना है कि किन किन को हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से कागज बन सकता है। ठीक है, इकट्ठे करके आप देखिएगा कि किस तरह से दोबारा कागज तैयार हो सकता है, किस किस कागज से। ख भाग में क्या कह रहा है? लेंस की सहायता से कागजों के उन सभी टुकड़ों का परीक्षण कीजिए जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्नों के लिए एकत्र किया था। क्या आप कागज की नई शीट एवं पुनर्चक्रित कागज की सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? आपने जो पहले कागज देखा और उसका दोबारा निर्माण करा, आप उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देखते हैं? अगर डिफरेंस देखते हैं, आपको लगता है, तो आप उसे इसमें ज़रूर बताइए। अब आगे पढ़ते हैं कचरे।
अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं हम 5वां। प्रश्न 5वां क्या कहता है? पैकिंग में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र कीजिए। इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया था, समूह में चर्चा कीजिए। आपने पैकिंग के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ करा, इसे आप अपने सब फ्रेंड्स को बताइए कि हमने ऐसे ऐसे पैकिंग के लिए पेपर्स का उपयोग किया। उससे आपके पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा और आपका कचरा इधर उधर नहीं फेंका जाएगा। ख भाग में क्या कहते हैं? एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती थी। कोई भी अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा को हम कर सके। ख भाग में देखिए, पैकेजिंग के कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस विषय में एक कहानी लिखिए। आपको एक स्टोरी लिखनी है अपनी तरफ से सोच के। आपने पढ़ा है कि किस तरह हम कचरे को रीयूज़ कर सकते हैं दोबारा से। उसके ऊपर आपको क्या करना है? एक कहानी लिखनी है। 8वां प्रश्न क्या कहता है? क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है? बताइएगा सोच के कि आपके लिए कौन सा उत्तम है। कचरे से निपटान के लिए क्रियाकलाप। 1. पुरानी तथा फेंकी जाने वाली कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, नारियल की भूसी, ऊन, चादरें, बधाई कार्ड तथा अन्य अनुपयोगी वस्तुएं एकत्र कीजिए। क्या आप फेंकने के स्थान पर इनसे कुछ उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं? प्रयास कीजिए, ज़रा सोचिएगा। आप जो सब ये फेंकते हैं इनसे आप दोबारा कुछ बना सकते हैं, करके देखिएगा एक बार। दूसरे में कह रहा है, विद्यालय के लिए गए कंपोजिट उत्पादन के क्रियाकलाप पर एक विस्तार परियोजना रिपोर्ट बनाइए। आपको क्या करना है? एक रिपोर्ट बनानी है कि आपने कंपोजिटिंग की और उसमें आपने क्या क्या चेंजेस देखे, क्या क्या आपने उसके अंदर बदलाव देखिए, वो लिखिएगा, पूरी रिपोर्ट बनाइएगा और फिर बताइएगा अपने आसपास के बच्चों को कि आपने उसके अंदर क्या क्या देखा, कैसे कैसे उसमें बदलाव आए। अब आगे देखते हैं चिंता का क्या विषय है इसके अंदर। आज हम ये और पढ़ेंगे इसके अंदर। दिल्ली जैसे शहरों में शरद ऋतु में ढेरों पत्तियां जलाई जाती हैं। दिल्ली में क्या होता है? बहुत सारी पत्तियों को हम जला देते हैं। इन पत्तियों के जलने पर उत्पन्न कुछ गैसें सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों से मुक्त होने वाली गैसें जैसी ही होती हैं। यदि हम पत्तियों को जलाने की अपेक्षा इनसे कंपोजिट बनाएं तो हम रासायनिक के उपयोग में कमी ला सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? इनको कंपोजिट करना चाहिए, इन्हें जलाना नहीं चाहिए। हरे क्षेत्रों जिनमें शुद्ध वायु होनी चाहिए, वास्तव में पत्तियों के जलाने से वैशाली गैसों से भर जाते हैं। यदि आप किसी को भी पत्तियों को जलाते हुए देखें तो उसकी शिकायत नगर पालिका के अधिकारियों से करें अथवा समाचार पत्रों को लिखें कि यहाँ पे आपको तुरंत अपने आसपास की नगर पालिका को सूचना देनी चाहिए कि यहाँ पत्तियाँ जलाई जा रही हैं। पत्तियों को जलाने के विरुद्ध अभियान चलाकर सामाजिक जागरूकता पैदा करें। ठीक है, सभी को अवेयर करें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि गिरी हुई पत्तियों को जलाया नहीं जाए बल्कि इन पत्तियों से कंपोजिट बनाई जाए। आपने शहर अथवा राज्यों के वृक्ष प्रतिकरण को लिखिए कि यह पत्तियों के जलाने को एक दंडनीय अपराध घोषित करें। अपने आसपास की नगरपालिका को यह कहें कि ये सब जलाना हमारे वातावरण को शोभा नहीं देता। थैंक यू स्टूडेंट्स।